चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एक्ट की तरफ चलते हैं। अगला एक्ट हम बात करेंगे 1858 के एक्ट के बारे में और 1861 के एक्ट के बारे में। ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो रही थी। चाहे आप 1857 की क्रांति के बारे में देखें, फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है कम्प्लीटली बदल जाती है। अभी आप देखेंगे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या चल रही थी, खासतौर पर जो ब्रिटेन की पॉलिसी ये थी कि कंपनी को कमज़ोर करना, कंपनी के सारे अधिकार अपने पास ले लेना, और वो 1858 के एक्ट में पूरी तरह से कंपनी को समाप्त कर देते हैं। लेकिन उन्हें साथ के साथ यह भी लगा कि भारत में सुधार लाना बहुत जरूरी, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार लाना, भारतीयों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो पॉलिसी चल रही थी ब्रिटिशर्स की, एक तरह का देखें कि सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी, केंद्रीकरण करना चाहते थे, पूरी शक्तियाँ अपने हाथ में पार्लियामेंट रखना चाहती थी, वो अब अगर आप देखें क्राउन रखना चाहता था, वो अब यहाँ से उल्टा देखने को मिलेगा। 1858 के एक्ट में पहले ब्रिटिश जो बहुत सारी चीज़ें सुधार होंगी और 1861 के एक्ट के बाद भारत में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास शुरू होगा और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से देखी जाएगी। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, थोड़ा सा ये हाईलाइटर ना हल्का सा छोटा रह गया। हाँ, क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसे अबोलिश किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ अबोलिश किया जाता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, सभी शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिए। 3 प्रोविज़न हैं जो एक स्टेटमेंट में बसे हुए हैं, 3 प्रावधान यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला, कंपनी समाप्त हो रही है यहाँ पे। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो रही पावर। तीसरा, वायसराय का पद यहाँ से सृजित किया जा रहा है, जो गवर्नर जनरल नाम से भी जाना जा रहा था। और पहले वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय घोषित किया जाता है। पहली बात ये आपको पता होनी जरूरी है, ठीक। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट के संबंध में, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एक्ट 1858 इंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंड बाय अबोलिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पिट्स का इंडिया एक्ट आपको याद होगा, पिट्स का इंडिया एक्ट था 1784, ठीक है ना। उस एक्ट में क्या किया था, वहाँ पे डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी, या द्वैध शासन की शुरुआत वहाँ पे हुई थी, द्वैध शासन की। जहाँ पे क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया था। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे, दोनों को समाप्त कर दिया जा रहा है। मतलब क्या, दोनों को समाप्त कर दिया गया, ये बात यहाँ पे हुई। तीसरा स्टेटमेंट है, द इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया विद एन एडवाइजरी काउंसिल एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1861 के अधिनियम के बारे में यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है 1858 1861 दोनों को लेके है। तो 1861 के अधिनियम में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद की सृजन किया गया और उत्तरदायी सरकार की शुरुआत को चिन्हित किया गया। देखिए यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि 1861 का जो अधिनियम था उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें, सबसे पहले 1858 में कुछ बातें और रहेगी जो आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए 1858 के एक्ट में ही भारत के सचिव का पद सृजित किया गया था, राज्य सचिव का पद यहाँ पे बनाया गया था, राज्य सचिव का पद बनाया गया था। जो ब्रिटिश या बात करें भारतीय का, जो भारत में जो प्रशासन हो रहा था उसका कंट्रोल उसके पास था। और ये जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था। मतलब ब्रिटेन जो पार्लियामेंट हुआ करती थी, वहाँ पर जो मेंबर मंत्री हुआ करते थे उनमें से एक ही मेंबर हुआ करता था जिसे सेक्रेटरी बोला जाता था, और ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी हुआ करता था। अब उसकी सहायता के लिए अगर हम बात करें 1858 का एक्ट अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश जो सचिव हुआ करता था उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है ना, और इसका अध्यक्ष ये सेक्रेटरी हुआ करता था, ठीक। साथ ही अगर आप देखेंगे, ये बात आपने यहाँ पर देख ली। अब अगर हम देखें कि ये कहा जाता है उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हुई, ठीक। तो उत्तरदायी सरकार की शुरुआत नहीं हुई थी यहाँ पे, ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चल के अगर आप देखेंगे ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आगे चल के उसके प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर नहीं। 1919 का जब एक्ट आएगा वहाँ पर भारत सरकार अधिनियम में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटली 1861 एक्ट के बारे में बात कर रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ 1861 एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगर आप देखेंगे
1857 की जो महान क्रांति होती है उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि भारत में शासन करना है तो भारत के लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, 3 एक्ट लाए और लगातार 1861 का एक्ट था, 1892 का एक्ट था, ठीक है ना, इसके बाद 1909 का एक्ट था, जहाँ पर 3 अधिनियम पारित किए गए जो इस बात पर आधारित थे कि भारतीयों को शामिल किया जाए गवर्नेंस सिस्टम में, सहयोग किया जाएगा या सहयोग में शामिल किया जाएगा। अब अगर हम उनके संबंध में क्या क्या चीज़ें प्रावधान हुई वो सब देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। The act authorized the viceroy to nominate Indian as a non-official member of his legislative council, legally recognized the portfolio system। यहाँ पर क्या करता है, वायसराय को, जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी कानून बनाने के संबंध में, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी गई है ना। मतलब क्या किया गया कि भारतीय भी क्या होंगे, जो कानून व्यवस्था होगी उसमें शामिल होंगे। और 1862 में बात हो रही है, 1862 में 3 भारतीयों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है, 3 भारतीयों को अपॉइंट किया जाता है। किस किस को, अगर आप देखेंगे कि 3 बनारस के राजा को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, सॉरी यहाँ पे बनारस राजा, ठीक है ना, बनारस के राजा को। दूसरा पटियाला के महाराजा को शामिल किया जाता है, उनके फेवरेट मेंबर ही हुआ करते थे पटियाला महाराजा। और तीसरा सर दिनकर राव को यहाँ पे अगर आप देखेंगे शामिल किया जाता है, 3 लोगों को पहली बार 1862 में। और यहीं से ऐसा लगता है कि अब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, तो 1861 के एक्ट से शुरुआत हुई। विकेंद्रीकरण का चरम कब पहुंचा, 1833 के एक्ट में पहुंचा। केंद्रीकरण का चरम 1833 के एक्ट में पहुंचा। केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई, 1773 एक्ट से हुई, जो 1883 तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर जब 1858 में, जब 1857 में रिफॉर्म होते हैं, उसके बाद अगर आप देखें डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है। और 1919 में जाके अगर हम देखें तो जो प्रोविंशियल्स हैं, प्रोविंस हुआ करते, तो उनको बहुत सारे राइट मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। अब स्टेटमेंट यहाँ पे आपने देखा, नॉन ऑफिशियल मेंबर की बात हुई, तो वायसराय को यह अधिकार मिला था कि अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन परमानेंट मेंबर, अगर हम नॉन ऑफिशियल मेंबर को शामिल कर सकते हैं, और 3 को उन्होंने शामिल किया। अब अगर हम बात करेंगे, इस अधिनियम ने पोर्टफोलियो सिस्टम को कानूनी मान्यता दी। तो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इस अधिनियम ने यहाँ पे मान्यता दी। और पहली बार अगर हम देखिए प्रणाली 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई, लॉर्ड कैनिंग जो पहले वायसराय थे उनके द्वारा इसे शुरू किया गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया, ठीक है ना। और ब्रिटेन में जो एक पार्लियामेंट का पर्सन था या ब्रिटेन कैबिनेट का एक पर्सन था, उसे सचिव बनाया गया। तो 2 लोग हो गए यहाँ पे अब भारत के रूल में सबसे बड़े, एक तो सचिव हो गया, दूसरा वायसराय हो गया। तो सचिव ब्रिटेन पार्लियामेंट का हुआ करता था, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो वहीं वायसराय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते हैं, वायसराय जिसे बोला जाता है। ये बात आपको यहाँ पे जाननी है। दूसरा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। और क्या किया गया यहाँ पे इस एक्ट में, अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, 1866 में और 1862 की बात करें, 1862 पेन बदल लेते हैं, 1862, 1866 और 1897, इसमें क्या किया जाता है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। मतलब 1862 बंगाल में विधान परिषद का गठन होता है। 1866 में नॉर्थ वेस्ट जो प्रोविंस होते हैं वहाँ पे अगर हम देखेंगे किसका गठन होता है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो ये तीनों प्रावधान किए जाते हैं किस 1861 के एक्ट में। जब ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई उसके बाद ये सारी चीज़ें की जाती हैं। 1861 के एक्ट के 1892 के एक्ट के बीच में ये सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहाँ भी जो वायसराय हुआ करता तो उसको पावर दी गई कि वो बिना परिषद की, बिना काउंसिल की मदद के उस अध्यादेश को जारी कर सकता है, जो आज भी भारत में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के माध्यम से जारी करते हैं। तो यहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकता था कौन, वायसराय जारी कर सकता था। और इस अध्यादेश की वैधता भी उतनी ही होती जितनी आज होती थी, 6 महीने, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे जो कह रहा है कि द एक्ट रिस्टोर लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, एम्पावर वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे मुंबई और मद्रास को अधिकार दिए गए, विधायी कानून बनाने की शक्तियाँ उनको पुनः से सौंपी गई। लेकिन
साथ ही यह भी याद रखना है कि वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, एकदम आप याद रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं है कतई। तीसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल एंड प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है और प्रत्यक्ष चुनावों का प्रावधान किया गया यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की बात हो गई यहाँ पर। इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा, 1 और 2। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की कोई भी बात यहाँ पे नहीं हुई थी। इस अधिनियम के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की, है ना। इस परिषद के केवल सदस्य नामित किए गए थे, है ना, निर्वाचित भी नहीं किए गए थे, ठीक। दूसरा जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो थी लेजिस्लेटर को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मतलब कार्यपालिका विधानसभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था इस टाइम तक आते आते। बाद में जो उत्तरदायित्व 1935 के एक्ट में आपको देखने को इसका मिलेगा, ठीक है। तो इस पर यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1858 1861 के एक्ट के बारे में देखा। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे 1892